अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, कौमी सलामती की मीटिंग के ऊपर अभी तक इंतहाई अहम बातें हो रही हैं। बहुत बड़े इंकशाफात भी किए गए हैं कि उस मीटिंग के अंदर किसने क्या बातें की थी और किस चीज की मजम्मत की गई थी। आर्मी चीफ ने क्या कहा था, वजीर आजम ने क्या कहा था, इमरान खान का इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जवाब आ चुका है। और इमरान खान ने यह बताया है कि मेरी पार्टी का जो फैसला था वो सही था या गलत था। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी जज ने कभी ऐसी बात नहीं की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कर दी है। और पाकिस्तान के निजाम अदल की बुनियादें उस जज साहब ने हिलाकर रख दी हैं। बताया है कि किस तरीके से अदालतों के अंदर कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा एक अहम तरीन और बड़ी खबर है अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। काजी फायज ईसा साहब वो किसी जगह के ऊपर आए हैं और वहां पर लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया है, यह भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, कौमी सलामती की जो मीटिंग हुई, यह मीटिंग इंतहाई अहम मीटिंग थी। इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा सवाल किया जा रहा है, सवाल यह किया जा रहा है कि भाई सारे के सारे लोग ये तो इतराज कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों बायकॉट किया, इनको आना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या मौकफ है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से और जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि भाई इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर मुल्क का वजीर दाखिला क्यों मौजूद नहीं था, जिसके अंदर FIA आती है, दूसरे अहम अदारे आते हैं, वो क्यों मौजूद नहीं था। और फिर जनाब मोहतरम इज्जत माब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि 3 दफा के वजीर आजम है, इंतहाई अहम शख्सियत है पाकिस्तान की, वो इस मीटिंग के अंदर क्यों शरीक नहीं हुए। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो सबसे अहम तरीन बात की, उन्होंने कहा जी हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। यानी कि बलोचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी फौज के जवान शहीद हो रहे हैं उसकी जो जिम्मेदारी है वो बलोचिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि जो गवर्नेंस का गैप है वो नुकसान पहुंचा रहा है। KPK के अंदर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर जो गवर्नर का गैप है वो नुकसान पहुंचा रहा है। यह पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। अब बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और KPK के अंदर हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लिहाजा दोनों हुकूमतों को जवाब जरूर देना चाहिए कि इनके पास क्या इख्तियारात हैं, इनको क्या करना चाहिए और क्या इनसे नहीं होता। ये चीजें जरूर सामने आनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के बेटे उनकी जिंदगियों को महफूज किया जा सके। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे के जरिए फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मजूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम एक हैं, ना उनके दरमियान दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब ने यह तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर कि जी वो फौज के ऊपर तनकीद करते हैं। हालांकि इस हवाले से इमरान खान साहब बड़ा क्लियरली कह चुके हैं और कई मरतबा यह कह चुके हैं और तहरीक इंसाफ यह कह चुकी है कि फौज भी हमारी है, यह मुल्क भी हमारा है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं, इख्तिलाफात हैं तो वो इंडिविजुअल्स के साथ है। यह बात तहरीक इंसाफ भी कह चुकी है और इमरान खान भी कह चुके हैं। इमरान खान से बहुत से लोगों का इतराज था जी इमरान खान ने जाफर एक्सप्रेस वाले साने के ऊपर मजम्मत नहीं की, तो तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि भाई मुलाकात ही नहीं करने दी, मजम्मत कैसे करते। तो इमरान खान की जब मुलाकात हुई है तो इमरान खान ने मजम्मत की है और इंतहाई अहम पैगाम भी जारी किया है। जरा गौर से सुनिएगा इस पैगाम को। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर बेकाबू है। जाफर एक्सप्रेस का सानहा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। इस किस्म की मुनज्जम दहशत गर्दाना कार्रवाइयां किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। अफसोसनाक अमर यह है कि तमाम एजेंसियां दहशत गर्दी की रोकथाम की बजाय तहरीक इंसाफ को खत्म करने के ऊपर लगी हुई हैं। मजीद कहा कि 1971 में भी एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया गया, फिर जो हुआ वो तारीख कभी बुला नहीं पाई। कहा कि तब भी अगर सियासी जमातों को मतवाजन मौके मिलते तो मुल्क 2 लख्त ना होता। आज भी लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातों का गला घोंटा जा रहा है। बलोचिस्तान में यही मॉडल नाफज किया गया जिसकी वजह से आज वहां पर हालात बेकाबू हैं। मजीद इमरान खान ने कहा कि अर्दली हुकूमत मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मेरी अहलिया को जेल के अंदर डाला गया, ना तो याह्या खान ने मुजीबुर रहमान की अहलिया को जेल के अंदर डाला,
ना जनरल जिया ने भुट्टो की अहलिया को जेल के अंदर डाला, ना मुशर्रफ ने कुलसूम नवाज को जेल के अंदर डाला, मगर इस एस्टेब्लिशमेंट ने इखलाकी पस्ती की बदतरीन सतह पर पहुंचकर मेरी अहलिया को जाली केसेस में पाबंदे सलासल कर रखा है। ये बातें इमरान खान ने की हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने डेरा जेल के अंदर बात करते हुए यह कहा कि ग्राफ निकाल कर देखें, दहशतगर्दी 2021 तक कम हो गई थी और 2022 में फिर बढ़ना शुरू हो गई, जबकि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। आप उसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल रहे हैं? यह बात भी इमरान खान ने की है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मौकफ है इस मीटिंग के ऊपर, इस मीटिंग के एलामिया के ऊपर, वो क्या है वो जरा सुन ले। सलमान कमराजा साहब ने क्या बात की है। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में हम नहीं बैठना चाहते जहां फैसले हम पर नाफिज किए जाते हैं। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं बुलाते? पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगान को क्यों मौका नहीं दे रहे कि वो अपनी बात कर सकें? उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। मजीद कहा कि इस इजलास के एलामिये में कोई खास बात नहीं, सब रवायती जुमले हैं। हम इसलिए इजलास में शामिल नहीं हुए कि कहीं वो बात एलामिया के अंदर ना डाल दी जाए जो हमें काबिल कबूल ना हो और हमारे जिम्मे लग जाए और बाद में हम उसकी सफाइयां देते फिरें। यह उन्होंने कहा, इसलिए हम वहां पर रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। आगे बढ़ने के लिए हर अमल में इमरान खान को शामिल करना होगा। फॉर्म 47 वालों की बजाय इमरान खान पर आवाम का एतमाद है। पीटीआई वो जमात है जो पाकिस्तान को इकट्ठे किए हुए है। यह बात उन्होंने मेहर बुखारी के शो के अंदर की है। अली अमीन गंडापुर ने एक बात बताई। उन्होंने कहा जी मैंने इस मीटिंग के अंदर यह बात की। उन्होंने कहा जी मैंने कहा कि मेरे ऊपर 100 FIRs हैं, जबकि बड़े से बड़े दहशतगर्द जो हैं हाफिज गुल बहादुर, उसके ऊपर भी इतनी FIRs नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर तो मेरे से कहीं ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि ये देखें कि प्रायोरिटी क्या है कि हम लोग दहशतगर्द हैं, पीटीआई के लोग दहशतगर्द और दहशतगर्दी के मुकदमे हम लोग भुगत रहे हैं, जबकि जो लोग असल में दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान के बेटे को शहीद करते हैं, उनके ऊपर कोई FIRs नहीं। ये उन्होंने बात की है। फैसल वावडा साहब ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी सलामती कमेटी इजलास में अली अमीन ने 9 मई की मुजम्मत की और सजाओं का मुतालबा किया। फैसल वावडा साहब बात कर रहे हैं। तो शेर अफजल खान मरवत ने इसके ऊपर कहा जी मेरी अली अमीन गंडापुर से बात हुई है, यह बात बिल्कुल गलत है। अली अमीन गंडापुर ने 9 मई की कोई मुजम्मत नहीं की। यह इजलास तो 9 मई के ऊपर बुलाया ही नहीं गया था। ये उन्होंने बात की है। मंसूर अली खान ने भी एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को आपने पंजाब के अंदर लोक वर्षा का हेड बना दिया। इमरान खान तो जेल के अंदर है लेकिन नवाज शरीफ तो बाहर थे, वो क्यों कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आए? मोहसिन नकवी जिनके नीचे सिक्योरिटी आती है वो क्यों नहीं आए? ये उन्होंने सवाल किया और ये सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा कर दिया जाता तो कौमी इत्तेहाद का पैगाम जाता। इमरान खान इन कैमरा इजलास में तकरीर कर देते। अगर ये इत्तेहाद में संजीदा थे तो इन्हें चाहिए था कि इमरान खान को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाते। इससे कौम के अंदर इत्तेफाक का पैगाम जाता। देखिए जब वो इस्लामाबाद वाला जलसा रखवाना था तो डयाला जेल के दरवाजे खुल गए थे ना, अब भी खोल लेते, ले आते इमरान खान को और लाकर इमरान खान से बात कराते, बातचीत करते, देखते भाई क्या हाल आगे, क्या हिसाब किताब है। अब जरा आगे आ जाए जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतहाई अहम खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था इमरान खान का कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जाती। उस सिलसिले में जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, उनकी अदालत में केस लगा हुआ था और उन्होंने एक अदालती कमीशन कायम किया था। ठीक है जी। सकीना बंगिश कोर्ट ऑफिसर थी कि आप जाएंगे और जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे, और बाद में पता चला कि उनको भी 3 घंटे इंतजार करवाया गया, इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। ठीक है जी। अब अदालत के अंदर दोबारा कार्रवाई होनी थी तो पता चला जी ये तो केस इस अदालत से ले लिया गया और किसी लार्जर बेंच के सामने लगा दिया गया। तो जब यह मामला अदालत के अंदर हुआ तो इसके ऊपर फिर जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब ने जो बातें की हैं वो जरा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त क्या चल रहा है। और जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ खत्म हो जाता ना, वो मुआशरे बहुत नुकसान उठाते हैं, बहुत नुकसान उठाते हैं। जज साहब ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर किसी केस को लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हमायत करती है? उन्होंने कहा कि यह करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बरूद रखकर मेरी अदालत को उड़ा देते। यह बात एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिटिंग जज कर रहा है। और सिर्फ यहां तक कि नहीं, आगे जरा सुने। उन्होंने कहा कि रियासत ने हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं।
مزید کہا کہ ریاست اگر یہ چاہتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی ختم کرنی ہے تو صاف بتا دے، ہم گھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نوکری بھی کرتے رہیں اور سب چپ بھی بیٹھیں۔ یہ انہوں نے مکالمہ کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سے اور جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں ان کے ساتھ۔ مزید ایک اور خبر ہے، اب دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سب کچھ کھولا، منیب اختر نے بڑا کچھ کھولا، جسٹس عائشہ اے ملک نے، اس کے علاوہ ایک اور جج صاحب ہیں انہوں نے، جسٹس عطم اللہ صاحب، انہوں نے بہت کچھ کھولا، اور اب یہ بہت کچھ کھول رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو آئینی بینچ ہے، 4 ماہ گزر گئے ہیں لیکن کسی بھی ایک اہم کیس کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس لگا ہوا اس کی 46 سماعتیں ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک نامکمل ہے۔ 3 ججز کے تبادلے کے حوالے سے جو سینیورٹی کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک طے نہیں ہو سکا۔ یہ ساری تفصیلات حسنات ملک صاحب نے بتائی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تیز ترین انصاف جو ہے وہ دیں گے سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ تیز ترین انصاف جو ہے وہ مل رہا ہے۔ مطیع اللہ جان نے ایک بات بتائی ہے، انہوں نے کہا جی سینئر قانون دان خالد انور کی نماز جنازہ میں قاضی فائز عیسیٰ بھی آئے، وہاں پر جسٹس منیب اختر اور ثاقب نثار بھی موجود تھے، لیکن ان سے یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا، صرف 2 لوگوں نے ملاقات کی اور قاضی صاحب نے ان کو کہا کہ میں واپس آ گیا ہوں، بس کچھ دیر کے لیے گمراہ ہو گیا تھا، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ اور اسپیشلی جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، جو آپ کی آل اولاد ہے، جو آپ کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، وہ جب مستقبل میں اپنا تعارف کروائیں گے کہ ہمارا دادا یا ہمارا نانا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا، تو لوگ پوچھیں گے ان کا نام کیا تھا، جب وہ بتائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ، اس وقت پتا چلے گا کہ لوگ آپ کی کتنی عزت کرتے ہیں اور کیا لوگ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے جو آپ نے کہا جی میں بس کچھ دیر کے لیے گمراہ ہو گیا تھا، کیونکہ کروڑوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کا انتخابی نشان تک چھین لیا تھا۔ باقی جو چیزیں ہوئی وہ سب کے سامنے ہیں۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہوا وہاں پر بھی جو 62 کے آرٹیکل کی جو اپیل تھی وہ بھی آپ نے سنی اور راستہ کھولا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ہارس ٹریڈنگ ہو، منڈیاں لگیں، ووٹ بکیں، ادھر کے ادھر ووٹ جائیں۔ ایک اور خبر آئی ہے جی، زبیر علی خان صاحب ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف نے ایک افطار ڈنر دیا ہے، اس کے اندر بہت سے اینکر حضرات کو بلایا گیا جنہوں نے تحریک انصاف کی قیادت کو مشورے دیے ہیں کہ اپنے ٹویٹر کو خاموش کروائیں اور عمران خان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کو واپس لے کر آئیں پاکستان کے اندر، تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے اوپر جبران الیاس جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں اور بڑی اہم پوزیشن کے اوپر ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام بکتا ہے، عمران خان کے مخالف صحافی جب تک عمران خان کا نام نہ لیں تب تک ان کا پروگرام کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر طرح کا حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا لیکن عمران خان کے حق میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کی حرکتیں ٹھیک ہوگی تو سوشل میڈیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو پیغام ہم تک آتا ہے ایگزیکٹلی ویسے کا ویسا ہم لگا دیتے ہیں، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ عمران خان کے پیغام کو چینج کرے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ایک رہنما نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی اور عمران خان نے اس کو باقاعدہ طور پر ڈس آن کر دیا۔ مزید ایک بات کی ہے حبیب اکرم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اعتراضات کے نتیجے میں لوگوں کو اٹھانا اور جرائم پیشہ افراد کی طرح تفشیش کرنا کسی طور پر مناسب نہیں۔ سوشل میڈیا پر تلخی کم کرنی ہے تو سیاست میں تلخی کم کرنا ہوگی، نظام درست ہو گیا تو سوشل میڈیا بھی درست ہو جائے گا۔ یہ بات کی حبیب اکرم نے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اس دعا کے ساتھ اجازت دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور جو لوگ اس دہشت گردی کے ناسور میں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔